हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में अपनी लामीज़ थ्योरम ख़त्म कर ली थी और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे अपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस और ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस के ऊपर। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है मोमेंट या मोमेंट ऑफ फोर्स। तो जो आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है हमारे मोमेंट्स ऑफ फोर्स, वेरिग्नॉस थ्योरम, लॉ ऑफ मोमेंट्स, पैरेलल फोर्सेस एंड रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस। तो सबसे पहले बात करते हैं मोमेंट मतलब मोशन एक तरह से। अब मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है या मोमेंट्स ऑफ फोर्स क्या है। अगर मैं कहता हूं मुझे किसी बॉडी को टर्न करना है बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर मैं कहता हूं किसी पॉइंट के अलोंग, सपोज करो ये मार्कर है और ये पॉइंट है और मैं यहां से एक एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लगा रहा हूं और उस फोर्स की वजह से ये जो बॉडी है वो क्या कर रही है, टर्न कर रही है, उसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ फोर्सेस। अगर कोई बॉडी किसी पॉइंट के अलोंग टर्न कर रही है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इट इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। तो अगर विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन में इसको समझाना चाहूं तो बोलूंगा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। यही तो बताया मैंने कि टर्निंग इफेक्ट जिसकी वजह से हमारी कोई बॉडी क्या हो जाए, टर्न हो जाए अबाउट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के अक्रॉस। मैंने कहा मैंने इसे होल्ड किया, ये मेरा पॉइंट था जहां से मैंने इसे होल्ड किया है। यहां सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है जो इसे क्या कर रही है, टर्न कर रही है इस पॉइंट के अलोंग। अबाउट अ पॉइंट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। मतलब कि टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी आर्म में, ऑब्जेक्ट में, किसी पॉइंट के अलोंग ड्यू टू अ फोर्स इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। तो बात करते हैं, हमने एक यहां पे एक आर्म बना रखी है। अब जो पॉइंट हमारा होता है जिसके अलोंग हमें टर्निंग करनी होती है उसको बोला जाता है मोमेंट सेंटर। और उस पॉइंट से जहां पे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लग रहा होता है वहां तक की डिस्टेंस को बोला जाता है मोमेंट आर्म, जिसको हमने माना है यहां पे d। तो अगर मैं बात करूं हमारा उसके लिए मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है हमारा इक्वल्स टू F इंटू डी, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। जो फोर्स एप्लीकेशन है जिस पॉइंट पे और वहां से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है जो कि हमारा होता है मोमेंट आर्म, वो होता है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स F इंटू डी। अगर मैं बात करूं इसकी SI यूनिट की, क्या होगी, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर होती है। तो हमारी जो SI यूनिट निकल के आती है यहां से, वो आती है न्यूटन मीटर। किसकी, मोमेंट ऑफ फोर्स की। यही हमारा पहला टॉपिक था, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब ये दो तरह से हो सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। अभी तो हमने ऊपर की तरफ लगाया है, ये नीचे की तरफ भी तो हो सकता था। सपोज करो इस तरह से हमारा पॉइंट था O, अभी तो ये मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूं, ये फोर्स कुछ इस तरीके का भी तो हो सकता था। तो इसी के हिसाब से इनका नाम दिया गया है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब ये क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है, क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी की डायरेक्शन में घूम रही, घड़ी की सुइयां कैसे चलती है, अगर मैं इस तरह खड़ा हूं तो घड़ी ऐसे घूमती है, इस तरह। तो इसे बोला जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी ये जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ये हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट है या क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स है। और बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज की, तो ये जो ऊपर की तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट ऑफ क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट ऑफ क्लॉक, यानी इस तरह घूम रहा है जो, इस तरीके से, उसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स। इसी के साथ हम इसके साइन भी डिसाइड करते हैं। हम कहते हैं क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव मान के चलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। ये कन्वेंशन ऐसा नहीं है कि यही लेना है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। आप चाहे तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लो और
एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लो, पर वही साइन कन्वेंशन आपको सारे लेके चलने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह नेगेटिव माना दूसरी जगह पॉजिटिव मान लो, या तो एक चीज फिक्स कर लो कि यही मानना है, जैसे ये है कि क्लॉकवाइज को नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, नहीं तो जो भी आप कन्वेंशन लेके चल रहे हो उसी के हिसाब से आपको अपने क्या करने हैं, सारे सॉल्यूशंस करने हैं। तो इसी के साथ हमने अपना मोमेंट्स ऑफ फोर्स स्टार्ट कर दिया। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है अराउंड अ पॉइंट फोर्स, उस फोर्स को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। जो क्या कर रहा है, हमारा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ये मेन चीज है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स अलोंग अ पॉइंट। एक सेंटर था जिसे हमने बोला है मोमेंट सेंटर, कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। उससे जहां पे फोर्स लग रहा है मोमेंट सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म। और मोमेंट ऑफ फोर्स का जो रिलेशन आता है वो आता है F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस या मोमेंट आर्म। और इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर। दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है वेरिग्नॉन्स थ्योरम। बढ़ते हैं अपनी वेरिग्नॉन थ्योरम की तरफ। तो वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है? वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट बोलता है कि अगर कोई कोप्लानर फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट के ऊपर, अगर कोई कोप्लानर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली किसी पॉइंट के ऊपर, तो जो उनके मोमेंट्स का एल्जेब्रिक सम होगा, जो उनके मोमेंट्स का एल्जेब्रिक सम होगा वो बराबर होगा आपके किसके? उनके रिजल्टेंट के मोमेंट्स के, उसके रिजल्टेंट के या उनके रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होगा। ये बोलती है हमारी वेरिग्नॉन्स थ्योरम। मतलब जैसे कि सपोज करो मैंने एक पॉइंट O पे साइमल्टेनियसली दो फोर्स ले लिए F1 F2 और R है उनका रिजल्टेंट, R है उनका रिजल्टेंट। और अगर मैं बात करता हूं P हमारा मोमेंट सेंटर है, P हमारा मोमेंट सेंटर है जिसके अलोंग हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, जिसके अलोंग हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू वेरिग्नॉन्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वेरिग्नॉन्स थ्योरम्स की वो बोलती है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट पॉइंट P एंड मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट पॉइंट P इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट R अबाउट पॉइंट P। मतलब उन दोनों फोर्सेस के, मतलब F1 और F2 का जो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स आया है उनका सम किसके बराबर होगा? जो उसके रिजल्टेंट का मोमेंट आएगा उसके बराबर। ये बोलती है हमारी वेरिग्नॉन्स थ्योरम। स्टेटमेंट के थ्रू भी समझ सकते हो, और अगर आपको स्टेटमेंट ध्यान ना आए तो इस तरह भी आप इसको बता सकते हो। वैसे स्टेटमेंट भी सिंपल है कि अगर किसी पॉइंट पे कोई कोप्लानर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो उनके मोमेंट्स का एल्जेब्रिक सम उनके रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होगा। ये बोलती है हमारी वेरिग्नॉन्स थ्योरम। और इसी वेरिग्नॉन्स थ्योरम का यूज हम आगे करेंगे अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे, या जो हमारा अगला टॉपिक है पैरेलल फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस में। तो ये बोलती थी हमारी वेरिग्नॉन्स थ्योरम। ये था उसका स्टेटमेंट, और ये इस तरह हम उसको शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक एग्जाम्पल कि हमने कहा एक पॉइंट से दो फोर्सेस ओरिजिनेट कर रहे हैं F1 F2 और उनका रिजल्टेंट है R। तो अगर F1 F2 का सम किया जाए मोमेंट्स का, तो वो किसके बराबर होगा? जितना रिजल्टेंट है उसके मोमेंट के बराबर होगा। यही हमारी वेरिग्नॉन्स थ्योरम कहती है। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है लॉ ऑफ मोमेंट्स। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है लॉ ऑफ मोमेंट्स। अब ये लॉ ऑफ मोमेंट क्या भला है, या ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर हमारे जो फोर्सेस है, नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं और उसको उन्होंने क्या करा है, इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, कि इट स्टेट्स दैट नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। मतलब कुछ इस तरह का समझ लो कि ये गोल गोल घूम रहा है हमारा, या फैन है, हमारा फैन रोटेट कर रहा है किसी डायरेक्शन में, फैन हमारा रोटेट कर रहा है किसी डायरेक्शन में, या ये हमारा कुछ इस तरह से हमने एक फिगर भी बना रखा है उसका,
तो क्या बोलता है लॉ ऑफ मोमेंट कि सम ऑफ फोर्सेस या मोमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पर कंडीशन क्या है, वो जो कोप्लैनर फोर्सेस है हमारे इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, या जो हमारी बॉडी है वो ड्यू टू कोप्लैनर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ मोमेंट्स हमारा अप्लाई हो सकता है या अप्लाई होगा। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट इफ अ नंबर ऑफ कोप्लैनर फोर्सेस, मतलब कई सारे कोप्लैनर फोर्सेस एक साथ एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पे, और जिसकी वजह से वो बॉडी क्या है, अब देखो मोमेंट लग रहा है तो टर्निंग इफेक्ट भी होगा। टर्निंग इफेक्ट क्या है हमारा, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, देन द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। उसके लिए हमने क्या लिया है, हमने 4 फोर्सेस लिए हैं अपने F1, F2, F3 एंड F4, जो D1, D2, D3, D4 डिस्टेंस पे है किसी पॉइंट O से, ठीक है। और दूसरा ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोमेंट्स ये क्या बोलेगा कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, अब क्लॉकवाइज मतलब जो क्लॉक की डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉक की डायरेक्शन में कौन सा है, F2 और F4, तो ये हो जाएगा F2 D2 प्लस F4 D4, और दूसरा है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कौन से हो जाएंगे, ये और ये, हो गया F3 D3 प्लस F1 D1। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोमेंट्स क्या बोलता है, सम ऑफ clockwise moments equals to sum of anti-clockwise moments। ये बोलता है हमारा लॉ ऑफ मोमेंट्स। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोमेंट्स होता है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट in if a body is in equilibrium, if a body remains in equilibrium by the coplanar forces, तो ये हमारी कंडीशन होती है। यही बोलता है हमारा लॉ ऑफ मोमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस, अब पैरेलल जैसे नाम से पैरेलल लाइंस पता है आपको, वैसे ही पैरेलल फोर्सेस भी होते हैं। अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल है तो उनको हम बोलते हैं पैरेलल फोर्सेस, उनको हम बोलते हैं पैरेलल फोर्सेस। लाइन ऑफ एक्शन मतलब जैसे इधर है तो ये भी इधर है इसी डायरेक्शन में, या फिर इधर है और ये भी उसी उसमें है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब पैरेलल फोर्सेस तो समझ गए जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है या पैरेलल टू ईच अदर होता है जिनका लाइन ऑफ एक्शन, उनको हम बोलते हैं पैरेलल फोर्सेस। अब इसी के अंदर आते हैं like parallel forces and unlike parallel forces। like and unlike, like हो गया same direction, unlike हो गया different direction, सिंपल। पैरेलल फोर्सेस क्या है, जो फोर्सेस हमारे क्या है, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, जो फोर्सेस हमारे एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है वो हमारे पैरेलल फोर्सेस है, मतलब एक दूसरे के आमने सामने है कुछ इस तरीके से, वो हमारे पैरेलल फोर्सेस है। उसी के अंदर आते हैं लाइक फोर्सेस और दूसरा आता है अनलाइक फोर्सेस। तो पैरेलल फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन जिनका पैरेलल है एक दूसरे के, और उसके अंदर आया लाइक पैरेलल फोर्सेस। इसको पूरा अगर मैं लिखूं लाइक पैरेलल फोर्सेस, और इसको बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मान लो ये है, एक फोर्स लग रहा है ऐसे और दूसरा लग रहा है ऐसे, तो ये हो गए आपके अनलाइक फोर्सेस। और अगर मैं एक ऐसे और बना देता हूं तो ये और ये हो गए लाइक फोर्सेस। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जहां पे हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है इन पैरेलल फोर्सेस का। रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है इन पैरेलल फोर्सेस का बाय द मेथड ऑफ मोमेंट्स, बाय द मेथड ऑफ मोमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस बाय मेथड ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट मेथड यूज करके हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस अनलाइक या लाइक, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो पहला केस है रिजल्टेंट ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस। फर्स्ट केस लेके चले हैं रिजल्टेंट ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस। हमने क्या किया है,
हमने एक आर्म लिया है OB जिसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं F1 और F2 इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि वो लाइक फोर्सेस है। तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? हमने कहा जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा आपके सम ऑफ दोनों फोर्सेस के। जो हमारा रिजल्टेंट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा सम ऑफ दोनों फोर्सेस के बराबर इन द डायरेक्शन ऑफ जो भी हमारे फोर्स हैं, जो भी हमारे फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। तो फोर्स F1 F2 इस डायरेक्शन में है, यानी अगर मैं बात करूं ये हो जाता है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में है उसके हिसाब से। और दूसरा हमने कहा R कितना होगा? R का मैग्नीट्यूड जो होगा सम ऑफ F1 F2 होगा। तो अकॉर्डिंग टू वेरिग्नॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वेरिग्नॉस थ्योरम, वेरिग्नॉन ने क्या बोला था कि अगर किसी पॉइंट के अराउंड मैं क्या लेता हूं? मोमेंट ऑफ फोर्स लेता हूं, तो वो क्या होगा? जो दोनों फोर्स है उनके एल्जेब्रिक सम के बराबर क्या होगा? उसका रिजल्टेंट का जो मोमेंट आएगा उसके बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू वेरिग्नॉस थ्योरम ये बोलता है F1 इंटू OA प्लस F2 इंटू OB इक्वल्स टू R इंटू OC, R इंटू OC, F1 इंटू OA प्लस F2 इंटू OB इक्वल्स टू R इंटू OC। ये आ जाती है हमारी रिलेशन किसकी? अकॉर्डिंग टू वेरिग्नॉस थ्योरम इस लाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए, लाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए। ये तो तब था जब हमारा मोमेंट किसके अराउंड लिया गया? पॉइंट O के। अगर मैं कहता हूं मैं मोमेंट लेता हूं अराउंड C के अराउंड, या C हमारा पॉइंट है जहां पे हमें मोमेंट लेना है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा? व्हेन मोमेंट अराउंड पॉइंट C के अराउंड ले रहा हूं, तो उस केस में हमारा मोमेंट क्या हो जाएगा? वेरिग्नॉन थ्योरम के हिसाब से फॉर्मूला तो यही रहेगा। OC तो हमारे इस बार कुछ बचा नहीं, तो R इंटू 0 इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा F1, या मैं बात करूं अब यहां पे हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, ये हमारा सेंटर है F2, यानी एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव माना था, F2 इंटू BC माइनस F1 इंटू AC। तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ गया F1 AC इक्वल्स टू F2 BC, F1 AC इक्वल्स टू F2 BC, या फिर F1 अपॉन F2 इक्वल्स टू BC अपॉन AC। तो अगर ऐसा कुछ रिलेशन बनता है तो फोर्सेस का प्रोपोर्शन उनके किसके बराबर है? मोमेंट ऑफ आर्म के प्रोपोर्शन के बराबर है। ये हमारा रिलेशन यहां से निकल के आया, पहला केस जो हमने किया, रिजल्टेंट ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस। ऐसे ही करते हैं रिजल्टेंट ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। केस 2 की बात करते हैं, रिजल्टेंट ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये तो था लाइक के लिए, अब बात कर रहे हैं हम अनलाइक के लिए। अनलाइक मतलब अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन। तो सपोज करो फिर से वही पॉइंट O, एक हमने कहा यहां लग रहा है F1, यहां लग रहा है F2। तो अब रिजल्टेंट क्या होगा? जो इनका रिजल्टेंट होगा वो होगा इन दोनों का डिफरेंस, R होगा F2 माइनस F1, जो भी वैल्यू बड़ी है, और इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्सेस, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। तो हमने यहाँ पे ग्रेटर फोर्स को F2 माना है, सपोज करो हमने ले लिया F2 हमारी ग्रेटर फोर्स है, तो F2 माइनस F1 हमारा रिजल्टेंट आएगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आएगा, और इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। तो अगर मैं बात करूं R की वैल्यू हो जाएगी आपकी F2 माइनस F1। तो अकॉर्डिंग टू वेरिग्नॉस थ्योरम, फिर से नाम दे देते हैं उनको ACB, हमने नाम दिया ACB अकॉर्डिंग टू वेरिग्नॉस थ्योरम। क्या बोलती है वेरिग्नॉस थ्योरम? कि जो फोर्सेस के मोमेंट का जो सम है वो किसके बराबर होगा? रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दोनों अनलाइक फोर्सेस से डायरेक्शन अलग अलग है। अब ये ध्यान रखना, एक की डायरेक्शन ऐसे है, दूसरे की भी ऐसे है, तो दोनों एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव ही होंगे। अगर इसके हिसाब से देखो तो R इंटू OC
आर इंटू ओ सी इक्वस टू आर इंटू ओ सी इक्वस टू आर इंटू ओ सी इक्वस टू, अब F1 की बात करो, F1 ऐसे घुमा रहा है यानी किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या लेके चले थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेके चले थे, यानी F1 OA प्लस F2 OB, ये तो आया F1 OA, थोड़ा सा सही कर लेते हैं, F2 इंटू OB माइनस F1 इंटू OA। क्लॉकवाइज को हमने क्या माना, नेगेटिव माना, और एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव माना। क्लॉकवाइज को हमने नेगेटिव माना और एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव माना। उसके हिसाब से जो हमारा रिलेशन आया वो आया ये, फॉर अनलाइक फोर्सेस। तो यही हमें अपना मेथड यूज करना है आगे अपने क्वेश्चन या न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। मेथड्स ऑफ मोमेंट इन अनलाइक फोर्सेस एंड लाइक फोर्सेस, वहां से हमें रिजल्टेंट भी फाइंड आउट करना होगा। कहीं कहीं पे मोमेंट ऑफ आर्म, जो हम लेंथ बात कर रहे हैं सेंटर ओ से या जिसके अराउंड हम मोमेंट निकाल रहे हैं उसके हिसाब से, तो हमें वहां पे वो फाइंड आउट करना होगा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है लिवर। अब लिवर तो आपने बहुत जगह यूज भी किया होगा, देखा भी होगा। हम क्या करते हैं, आपने कई बार देखा होगा, जब हमें हैवी लोड उठाना होता है तो हम एक स्टिक को लेते हैं, उसके नीचे एक पत्थर को रखते हैं और दूसरे एंड से क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं किसी चीज को लिफ्ट करने के लिए। हम मैनुअली बहुत सारे लीवर बनाते हैं, मतलब एक लंबी सी रॉड ली, स्टिक ली, उसके नीचे एक बेस लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं फलक्रम। अगर हम टेक्निकल टर्म की बात करें उसे हम बोलते हैं फलक्रम। तो फलक्रम रख के उसके नीचे कुछ इस तरीके से, और जब हम यहाँ से एफर्ट लगाते हैं तो जो भी लोड होता है दूसरी तरफ वो आपका उठ जाता है। तो यहाँ पे जो P है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एफर्ट को, जो W है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लोड को, और ये जो F है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फलक्रम को, या फिर जहां पे आपका वो टिका हुआ है, जहां पे आपका जो लिवर है टिका हुआ है। तो लिवर क्या है, लिवर इज अ रिजिड बार, एक बार है, ठीक है, सिंपल सी बात, एक बार है, एट hinged at one end, hinged at one end. It is free to rotate about the hinged end known as fulcrum. इसके अराउंड, ये फलक्रम के अराउंड घूमने के, जैसे तुम पार्क में जाते हो खेलने, पार्क में आपने क्या देखा हो, सीसॉ होता है, झूला जो ऊपर नीचे होता है, बीच से ऐसे फिक्स होता है, एक यहाँ बैठते हो, एक यहाँ बैठते हो, और वो ऊपर नीचे करते हो, सीसॉ बोलते हैं उसको। तो उस तरह का समझ लो कुछ लीवर, बीच में फलक्रम लगा हुआ है, एक लोड है, समझ लो आपका एक दोस्त दूसरी जगह बैठा है और यहां से आप एफर्ट लगा के उसको ऊपर उठा रहे हो, वो आपका लोड था, और यहां से आपने एफर्ट लगाया। फिर अगली बार जब वो एफर्ट लगाएगा तो आप लोड हो जाओगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है लीवर का, कि लीवर इज दैट व्हेन अ लीवर इज इन इक्विलिब्रियम, जब लीवर इक्विलिब्रियम में होता है। कभी कभी ऐसा होता है जब आप उस झूले में बैठे होते हो तो बीच में बैलेंस हो जाता है, बिल्कुल बीच में रुक जाते हो आप, ना ही नीचे जाते हो ना ही ऊपर जाते हो, ना ही आपका फ्रेंड नीचे जाता है ना ही वो ऊपर जाता है। तो जब उस टाइम पे कंडीशन होगी तो एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट अबाउट द फलक्रम इज जीरो। जो फलक्रम के अराउंड जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एक्टिंग ऑन, यानी LHS पे जितना फोर्स है वो बराबर किसके हो जाएगा, RHS के फोर्स के बराबर हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स के बराबर। ये हमारा प्रिंसिपल है किसका, लीवर का। जब आपका सीसॉ बिल्कुल स्टेबल हो जाता है उस टाइम पे लोड और एफर्ट बराबर हो जाते हैं, आपके लोड और एफर्ट बराबर हो जाता है या फिर इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो लीवर क्या है, लीवर इज अ रिजिड बार हिंज्ड एट वन एंड, इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट द हिंज्ड एट नोन एज फलक्रम। आपके घरों के दरवाजे जो हिंज होते हैं, जो आप मूव कराते हो, जिधर को आप फोर्स लगाओगे उधर को वो मूव करेंगे। आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, जो भी आप करना चाहो उस तरह से आपके दरवाजे मूव करते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीवर के। दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कंपाउंड। दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, पहला होता है सिंपल लीवर और दूसरा होता है कंपाउंड लीवर, दूसरा होता है कंपाउंड लीवर। तो बात करते हैं पहले सिंपल लीवर की। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये हमारा सिंपल लीवर का डायग्राम हो सकता है, ये हमारा सिंपल लीवर का डायग्राम हो सकता है। तो मतलब सिंपल लीवर मतलब जिसमें केवल एक फलक्रम है, सिंपल लीवर मतलब वन फलक्रम, एक ही फलक्रम है जिसमें उस तरह के लीवर को हम बोलते हैं सिंपल लीवर।
उस तरह के लिवर को हम बोलते हैं सिंपल लिवर। अगर मैं कहता हूं हमारे पास एक हिंज्ड बार है, एक हो गया हमारा एफर्ट, तो इसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म भी, इसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म। इस तरफ लोड है तो इसको हम बोलते हैं लोड आर्म। जिस तरफ लोड है उस तरफ की आर्म को बोलते हैं लोड आर्म, और जिस तरफ एफर्ट है उस तरफ की आर्म को बोलते हैं, आर्म मतलब हाथ समझ गए ना, आर्म, ARM आर्म, तो उसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म। ठीक है, जहां पे एफर्ट है वो एफर्ट आर्म, जहां पे लोड है वो लोड आर्म, और बीच में हमारा क्या है, फल्क्रम है। तो अकॉर्डिंग टू, अगर मैं सिंपल लीवर की बात करता हूं, यहां से हम F के अराउंड क्या निकाले, मोमेंट ऑफ फोर्स निकाले, तो ये हो जाएगा W और P। W ऐसे एक्ट कर रहा है उसके, और P ऐसे एक्ट कर रहा है, तो W इंटू A इक्वल्स टू P इंटू B, यहां से आ जाएगा हमारा। या फिर मैं बोल सकता हूं लोड अपॉन एफर्ट इक्वल्स टू B अपॉन A, या फिर एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। यहां से हमारा निकल के आता है सिंपल लिवर के लिए एक रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल लीवर। सिंपल लीवर को हमने क्लासिफाई किया है तीन तरह से, लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। तीन तरह से हम क्लासिफाई करते हैं अपने लिवर को, सिंपल लिवर को नहीं, सिंपल लिवर को तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं, लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। तो ये जो हमने इससे पहले इमेज बनाई थी, डायग्राम बनाया था, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर लिवर का डायग्राम है, जिसमें हमारा क्या होता है, हमारे जो फोर्सेस होते हैं, जो हमारे फोर्सेस होते हैं अपोजिट टू फल्क्रम होते हैं। जो हमारे लोड और एफर्ट होता है वो अपोजिट टू फल्क्रम होते हैं, मतलब ऑन बोथ द साइड्स ऑफ फल्क्रम होते हैं। एक साइड पर एफर्ट होगा, एक तरफ लोड होगा, तो उस तरह के हम सिंपल लीवर को बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीवर, उस तरह के लीवर को हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीवर। और अगर मैं बात करूं सेकंड ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर में जस्ट अपोजिट होता है, आपका फलक्रम यहां चला गया, आपका फलक्रम यहां चला गया, आपका एफर्ट यहां आ गया, और आपका लोड यहां आ गया। आपका फलक्रम यहां आ गया और आपका एफर्ट यहां आ गया, आपका लोड यहां आ गया। चेंज क्या हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह के लीवर को आप बोलते हैं सेकंड ऑर्डर। अब बात करते हैं थर्ड में। थर्ड में क्या हो जाता है, बस इनकी डायरेक्शन अलग हो जाती है। जो एफर्ट और लोड है इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ऊपर की तरफ एरो बना दोगे तो वो थर्ड ऑर्डर लीवर बन जाएगा। ये है आपका सेकंड ऑर्डर। बाकी मूवमेंट से वही निकालना है, अकॉर्डिंगली निकालोगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आएगा, डायरेक्शन आप जिस तरह लेके चलोगे उसका मूवमेंट आएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो कपल है, कपल के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे भी समझ आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर का लीवर, फर्स्ट ऑर्डर का सिंपल लीवर, जहाँ पे हमारा फल्क्रम सेंटर में होता है और दोनों साइड पे हमारे एफर्ट और लोड हो सकते हैं। ऑन द बोथ साइड ऑफ द फल्क्रम हमारा लोड एंड एफर्ट होगा। बात करते हैं सेकंड ऑर्डर की। सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, फल्क्रम के एक तरफ पे ही आपके क्या आ जाते हैं, लोड और एफर्ट आ जाते हैं, और ये लाइक होते हैं, लाइक फोर्सेस होते हैं। लाइक फोर्सेस यानी लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम है। और थर्ड ऑर्डर में क्या होता है, थर्ड ऑर्डर में ये चेंज हो जाते हैं। बना के दिखा देता हूं आपको। थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, W ऐसे है और एफर्ट ऐसे है, W ऐसे है और एफर्ट ऐसे है। ये थर्ड ऑर्डर लीवर हो जाता है आपका, ये थर्ड ऑर्डर लीवर हो जाता है, जिसमें अनलाइक फोर्सेस है। अनलाइक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है, पैरेलल है, पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर ऑफ लिवर। ऐसे ही हमारा होता है क्या, जो हमने, ये तो सिंपल लीवर है। कंपाउंड लीवर, कंपाउंड लीवर यानी मोर देन क्या कहते हैं, 2 बार्स होते हैं या फिर 2 फल्क्रम्स होते हैं। 2 बार या 2 फल्क्रम जहां पे होंगे उस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कंपाउंड लीवर। उस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कंपाउंड लीवर। थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। यहां जो थर्ड ऑर्डर होता है इसमें P अंदर होता है और W बाहर होता है। चेंज बस इतना होता है, बाकी काम वही है, P अंदर होगा और W बाहर होगा। ये होता है आपका थर्ड ऑर्डर ऑफ लिवर।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कपल। अब ये कपल क्या होता है? टू इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर सेड टू कंस्टिट्यूट अ कपल। इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, इक्वल मतलब जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है पर उनकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। सपोज करो एक बार है जिसके एक तरफ यहां पे फोर्स लग रहा है ऐसे और दूसरा फोर्स लग रहा है यहां पे ऐसे, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। तो दोनों फोर्सेस क्या है? अनलाइक है। लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है, पैरेलल है दोनों एक दूसरे के, पर एक्टिंग अपोजिट है। एक ऐसे लग रही है, एक ऐसे लग रही है। तो कपल क्या होता है? टू इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर सेड टू कंस्टिट्यूट अ कपल। इस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं कपल। इस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं कपल, ठीक है। दोनों क्या है? डायरेक्शन अलग अलग है पर मैग्नीट्यूड हमारा सेम है। मैग्नीट्यूड हमारा सेम है। अब बात होती है डी। ये डी क्या है? ये होता है हमारा आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल। अगर मैं कहूं मुझे कपल फाइंड आउट करना है, मुझे कपल फाइंड आउट करना है, तो किसी भी एक फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके आर्म के साथ, तो आ जाती है हमारी किसकी वैल्यू? कपल की वैल्यू। जैसे हमारा मोमेंट था, मोमेंट किसी पॉइंट के अलोंग था, पर ये क्या कर रहा है? ये इसको ऐसे घुमा रहा है। इक्वल मैग्नीट्यूड है, बस अपोजिट डायरेक्शन में। एक ऊपर की तरफ लग रहा है, एक नीचे की तरफ लग रहा है। फोर्स बराबर है दोनों, फोर्स बराबर है दोनों, ठीक है, दोनों फोर्स बराबर है। टू इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्स सेड टू कंस्टिट्यूट अ कपल। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी दोनों फोर्स के लगने की, जो कपल फॉर्म कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं आर्म ऑफ कपल। उसको बोला जाता है आर्म ऑफ कपल। उसको बोला जाता है आर्म ऑफ कपल। और अगर मैं निकालना चाहूं कपल की वैल्यू, तो कपल होगा फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल। फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल। यहां से भी इसकी यूनिट वही आती है, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर हमारी यूनिट निकल के आती है। इसको हम कपल भी बोल सकते हैं और साथ ही मोमेंट ऑफ कपल भी बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा? कोई भी एक फोर्स लेंगे, उसको d से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा मोमेंट ऑफ कपल होगा। ऐसे ही जैसे वहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आया था, सिमिलरली यहां पे भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आता है। अगर इस तरह से हमारे कपल पे फोर्स लग रहे हैं और ये इसको ऐसे घुमा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? क्लॉकवाइज कपल। और अगर ये कुछ इस तरह से हो जाए तो ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज। इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक कहलाता है क्लॉकवाइज। तो इसी के साथ हमने अपने टॉपिक्स कवर कर लिए, कपल, मोमेंट। अब रह गए हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम जल्द करेंगे, या हो सके तो जल्दी ही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।